नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूँ आपका पीसीएस क्लासेस पर। आज हम एक बहुत ही स्पेशल क्लास लेके आए हैं इकोनॉमी की जिसमें हम आरबीआई के द्वारा बनाए जाने वाली कुछ मौद्रिक नीतियाँ और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन ऑन मॉनेटरी पॉलिसी इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, आज की क्लास जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आज जो इन्फ्लेशन के साथ-साथ हम इससे रिलेटेड कुछ इससे उल्टे डिफ्लेशन के कांसेप्ट भी पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति और फिस्कल पॉलिसी जो राजकोषीय नीति होती है, उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल में हम समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ वीडियो जो पीसीएस क्लासेस पर जो वीडियो आती हैं, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज़ के लिए हम आपके लिए वीडियोज़ इस चैनल पे लेके आते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा ग्रुप सी या ग्रुप डी की पोस्ट सर्विसेज के लिए आप जुड़ना चाहते हो, ग्रुप सी प्लस ग्रुप डी दोनों की पोस्ट के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते चाहते हो, तो हमारा जो दूसरा चैनल है वो है एचएससी एग्ज़ाम क्रैकर। एचएसएससी एग्ज़ाम क्रैकर। इस नाम से हमारा एक और चैनल है, उसपे भी मैं वीडियोज़ करा रहा हूँ और यहाँ से ज़्यादा स्पीड में वहाँ कंटेंट मिल रहा है आपको, ठीक है? आने वाले जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम्स हैं, इंक्लूडिंग हरियाणा सिविल सर्विसेज तक के लेवल का कंटेंट आपको एचएसएससी एग्ज़ाम क्रैकर पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ पीसीएस क्लासेस से भी जुड़े रह सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ के पर्सनली हरियाणा सिविल सर्विसेज या किसी अदर स्टेट सिविल सर्विसेज या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर 9034145146 पर डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी पूरी इंक्वायरी का सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए, आज का चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति समिति। तो टॉपिक्स ऑफ द डे, आज के क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं जो हम पढ़ेंगे? आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में जिसे कहते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है? दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिफ्लेशन जिसे कहते हैं मुद्रा अपस्फीति या मुद्रा अवस्फीति। कई बुक्स में आपको इसको मुद्रा अवस्फीति भी लिखा मिलेगा। अप की जगह अव लिखा मिल सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। मुद्रा अवस्फीति भी और मुद्रा अपस्फीति दोनों ही सेम चीज़ है, ठीक है? चलिए, तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा आज का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगा। इसको किसने बनाया, कैसे बनाया गया, कब इसका निर्माण किया गया, क्या इसके कार्य हैं, क्या फंक्शंस हैं, ये सब हम पढ़ेंगे आज, ठीक है? चलिए, हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले के जो हमें टॉपिक पढ़ना है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पढ़ने से पहले यानी मुद्रास्फीति को पढ़ने से पहले आपको 2 चीज़ों के बारे में मतलब थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए। जिसमें एक होता है डिमांड और दूसरी तरफ एक चीज़ होती है सप्लाई। डिमांड और सप्लाई। अब देखिए सप्लाई क्या है और डिमांड क्या है? पहले समझते हैं। मैं स एक मानता हूँ कि मेरे पास मैं ना बुक्स बेचता हूँ। सपोज़ करो मैं ना बुक्स बेचता हूँ। और मेरे पास एक स्पेशल यूपीएससी के नोट्स के लिए मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं स्पेशल और वो मेरे पास मैंने उसकी बुक छापी और मेरे पास सिर्फ़ 50 बुक्स हैं, ठीक है? मेरे पास सिर्फ़ 50 बुक्स हैं और सामने उनको खरीदने के लिए जो व्यक्ति हैं, वो 1000 व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। ये 1000 पीपल आर इन लाइन टू बाय दीज़ नोट्स और बुक्स व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? इनको खरीदने के लिए 50 बुक्स हैं, टोटल 1000 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मेरे पास तो 50 ही बुक्स है लेकिन खरीदने वाले 1000 हैं। तो मैं क्या करूँगा मेरे बुक्स का प्राइस या कुछ रेट इंक्रीज़ कर दूँगा ताकि जो ज़्यादा पैसे देके लोग इसे खरीदें। और क्योंकि सामने खरीदने वाले लोग 1000 हैं, मेरे पास सप्लाई में सिर्फ़ 50 बुक है लेकिन डिमांड करने वाले 1000 व्यक्ति हैं। तो कुल मिला के इस सब का कन्क्लूज़न क्या निकलेगा कि मैं अपनी चीज़ों को महँगा बेचूँगा। महँगा महँगा बेचूँगा यानी इन्फ्लेशन को जिसे साधारण भाषा में महँगाई कहते हैं, ठीक है? महँगाई। तो महँगाई होगी
क्योंकि मैंने मेरी बुक्स का रेट बढ़ा दिया क्योंकि सप्लाई कम थी और डिमांड ज़्यादा थी। तो इससे हमें क्या कंक्लूज़न निकलेगा? इससे हमारा कंक्लूज़न क्या निकलता है? ठीक है? इस स्लाइड से हमारा क्या कंक्लूज़न निकलेगा कि जब डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है? हमारा क्या कंक्लूज़न निकलेगा कि जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, किसी चीज़ की वस्तु की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है? सप्लाई कम है, तो उस स्थिति में ये जो चीज़ होगा, जो सामान होगा, उसका जो दाम है वो बढ़ जाएगा। प्राइस क्या होगा? राइज़ होगा। प्राइस राइज़ होगा, प्राइस बढ़ेगा, जिस वजह से वो वस्तु हमें महँगी मिलेगी। एक बात दिमाग में बस ये क्लियर रखना कि प्राइस महँगा हो गया क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। दूसरी तरफ अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं जिसे हम डिफ्लेशन की कंडीशन भी कहते हैं। अब सपोज़ करो कि अगर मान लो डिमांड कम हो जाती है, लेकिन सप्लाई बराबर है या बढ़ रही है। अब उसी बुक्स के एग्ज़ाम्पल को ले लेते हैं, उसी 50 बुक्स के नोट्स वाले एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि 50 बुक्स हैं, ठीक है? 50 बुक्स हैं और 50 बुक्स को खरीदने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है? 50 बुक्स को खरीदने वाले जो व्यक्ति हैं, वो टोटल 1000 ना होके अब वो केवल 25 लोग रह गए, ठीक है? अब वो लोग सिर्फ़ 25 रह गए। 1000 व्यक्ति अब नहीं है, सिर्फ़ केवल 25 लोग रह गए। तो अब ये देखिए 25 लोग मेरी बुक्स खरीदना चाहते हैं लेकिन मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? स्टॉक पड़ा हुआ है 50 बुक्स का। तो अब मुझे चाह कर भी वो बुक्स के मैं प्राइस बढ़ा नहीं सकता बल्कि मुझे बाय वन गेट वन जैसी बाय वन गेट वन वाली स्कीम्स निकाल के मेरी बुक्स को बेचना पड़ेगा। तो यही वो तरीके होते हैं डिमांड और सप्लाई के। पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो डिमांड और सप्लाई के कांसेप्ट पे ही चलती है। तो डिमांड अगर कम हुई और सप्लाई बढ़ रही है या सप्लाई मेंटेन्ड है, कांस्टेंट भी है, तो भी जो प्राइस होते हैं, वो कैसे हो जाएँगे? कम हो जाएँगे। प्राइस फॉल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? इन्हीं क चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम चलते हैं इन्फ्लेशन और डियर मनी पॉलिसी के हमारे पहले टॉपिक की तरफ। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, ठीक है? मुद्रास्फीति या डियर मनी पॉलिसी, ये मुद्रास्फीति को नाम दिया गया है डियर मनी पॉलिसी, ये आरबीआई के द्वारा दिया गया है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। अब क्या होता है इन्फ्लेशन, कैसे डियर मनी पॉलिसी अपनाई जाती है इसको कंट्रोल करने के लिए? देखिए, समझिए। जब आपके पास पैसा होता है, ठीक है? जब आपके पास पैसा होता है, तो आप उन कुछ चीज़ों की डिमांड करते हैं। आप क्या करते हैं? डिमांड्स को बढ़ाते हैं, ठीक है? किसी व्यक्ति के पास अगर पैसा होगा, तो वो नई-नई चीज़ों की डिमांड करता है। आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे टीवी चाहिए, परसों मैं फ्रिज लेके आऊँगा या कुछ भी एक्स्ट्रा एक्स, वाई, ज़ेड मैं खरीदता रहूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है। अब सपोज़ करो दूसरी तरफ हम बात करते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। हम कॉलेज के छात्र हैं, ठीक है? हम कॉलेज के छात्र हैं या स्कूल के छात्र हैं। हमारे पास मम्मी ने ₹100 दे के स्कूल भेजा, पापा ने को खुश हो गए ₹20 और दे रखे थे। हम तो ₹120 लेके स्कूल आए हुए हैं टोटल या कॉलेज आए हुए हैं, ₹120 लेके। अब ₹120 में चाहे तो पेटीज़-वेटीज़ खा लो, चाय वानी पानी पी लो, किराया भर लो या जो मर्ज़ी करो, कुल मिला के 120 में ही करना है। तो हम क्या ही डिमांड करेंगे? लेकिन सोचो कि आपको 120 की जगह ₹1200 दे के फिर पर डे कॉलेज भेजा जाए और बोला जाए कि लो भाई ₹1200 और आज का आपका खर्चा ये है, इसे आपको पूरे खत्म करके आना है। आप क्या-क्या करोगे? यार दोस्तों को पार्टी दोगे, फंक्शंस करोगे, कुछ ना कुछ दोस्तों को इकट्ठा करोगे, हो सकता है कुछ और बड़े प्रोग्राम्स भी हो जाएँ, ठीक है? कहीं घूमने चले जाओ। ऐसे भी कुछ कोई भी सिचुएशंस हो सकती है। तो कहने का मतलब जब आपके पास पैसा होगा तो आप डिमांड करेंगे और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप डिमांड नहीं करेंगे। तो जब ऐसी स्थिति आती है, महँगाई बढ़ रही होती है, क्या मैं ध्यान दीजिएगा मैं किस स्थिति की बात कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति आती है जब महँगाई बढ़ रही होती है, ठीक है? ऐसी स्थिति जब महँगाई बढ़ रही होती है, तो उस समय आरबीआई के द्वारा
कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई जाती हैं जिसमें हम पैसे को डियर कर लेते हैं, यानी पैसे को प्यारा कर लेते हैं। ठीक है? डियर का मतलब है पैसे को महँगा कर देते हैं। ठीक है? महँगा करने का इन द सेंस हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स के थ्रू पैसा जब ज़्यादातर जो पैसा आता है वो लोन से आता है। कैसे आता है? वो ज़्यादातर जो पैसा आता है वो लोन से आता है और लोन पे जब भी पैसा लेने जाते हैं हमें लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आरबीआई क्या कहता है बैंक्स को कि अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओ। आरबीआई क्या कहता है कि अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओ। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसी वजह से लोगों की जेब में पैसा कम जाएगा। ठीक है? लोगों की जेब में पैसा कम जाएगा यानी मार्केट में पैसा कम जाएगा और मार्केट में पैसा कम जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड अगर कम होगी तो उससे इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की जो स्थिति है या महँगाई की जो स्थिति है वो कम हो जाएगी। इसको समझते कैसे? सपोज़ कीजिए आप बैंक में गए ₹100 लोन लेने, ₹100 का लोन लेने। मैं ही चला जाता हूँ, मैं आनंद चला गया ₹100 का लोन लेने एक बैंक में, चलो मान लेते हैं एसबीआई में चला गया। एसबीआई वाला बोला, "सर आइए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आइए, आपको 5% पे हम ब्याज पे पैसा देंगे।" कुछ टाइम के बाद जो टाइम लिमिट होगी उसके बाद बोला कि आपको 5% पैसा मिला के आपको वापस करना है। मैं एसबीआई को वापस कर दूँगा ₹105। ठीक है? अब एक स्थिति आती है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है। एक स्थिति ऐसी आ गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। अब वो क्या चाहते हैं, मैं फिर से एसबीआई वालों के पास जाता हूँ, मैं फिर से एसबीआई वालों के पास जाता हूँ, ठीक है? मैं फिर से एसबीआई वालों के पास गया और एसबीआई वालों ने बोला कि भाई देखो अब हम आपको 5% पे लोन नहीं दे सकते, आरबीआई ने ऑलरेडी रेट इंटरेस्ट बढ़ा दिए हैं, तो आपको अब 20% पे मतलब लोन लेना पड़ेगा। यानी पहले मैं ₹105 वापिस कर रहा था। कब वापिस कर रहा था? पहले, जब महँगाई नहीं थी। अब मुझे उसको ₹120 वापिस करने पड़ रहे हैं। ₹120 वापिस करने पड़ रहे हैं। तो स्थिति कहाँ आ गई है कि 105 से 120 वापिस करने पड़ेंगे, तो कहने का मतलब कि अब ₹15 का गैप तो मेरा वैसे ही बढ़ जाएगा। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि ये लोन मैं ना लूँ और अगर मैंने लोन नहीं लिया तो मेरी जेब में पैसा नहीं आया। मेरी जेब में पैसा नहीं आया तो मैं किसी चीज़ की डिमांड नहीं करूँगा। अगर मैं किसी चीज़ की डिमांड नहीं करूँगा तो महँगाई अपने आप नीचे आ जाएगी। ये तरीका है आरबीआई के द्वारा डियर मनी पॉलिसी जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। चलिए, डिफ्लेशन एंड चीप मनी पॉलिसी। ये इन्फ्लेशन का यानी मैंने कुछ एक लगा रखे हैं डियर मनी पॉलिसी व्हेन देयर इज़ इन्फ्लेशन इन अ कंट्री, जब एक देश में इन्फ्लेशन होता है, महँगाई होती है, तो सेंट्रल बैंक ट्राई करता है कि पैसे को प्यारा कर दे, डियर कर दे विद हाई इंटरेस्ट रेट्स, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। चलिए, डिफ्लेशन एंड चीप मनी पॉलिसी। अब डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं। डिफ्लेशन की कंडीशन कब होती है? जब इन्फ्लेशन 0% से भी कम हो, यानी महँगाई नहीं बढ़ रही है, कुछ ना कुछ सस्ता हो रहा है और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। जब डिफ्लेशन आता है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। जब डिफ्लेशन आता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। ठीक है? बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी। ये 1920 से 1930 की यूके की सिचुएशन है जो इस ग्राफ में दिखा रखी है। यहाँ पे महँगाई इतनी कम हो गई, चीज़ें सस्ती हो गई कि लोग अब कमाना ही नहीं चाहते, काम ही नहीं करना चाहते। बोले यार ये थोड़े से पैसे में तो आ जाती है, क्या दिक्कत है? इतना क्यों मेहनत ही क्यों करनी? ठीक है? तो ऐसी स्थिति में लोग एक तो काम करना ही पसंद नहीं करते, अनएम्प्लॉयमेंट वैसे बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन आपका जिस बहुत ज़्यादा सस्ता है तो जो कंपनीज़ होती हैं, कंपनीज़ को प्रॉफ़िट नहीं होता। कंपनीज़ को प्रॉफ़िट नहीं होता तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती, एफडीआईज़ नहीं आएँगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआईज़ नहीं आती और ये सब ऐसी जब सिचुएशन हो जाती है कि ना ही इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, ना ही कोई कंपनीज़ आ रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, तो धीरे-धीरे क्या स्थिति आएगी कि आपकी जो देश की हालत बिगड़ जाएगी, अर्थव्यवस्था फिर से खराब हो जाएगी। तो यानी ज़्यादा सस्तापन भी अच्छा नहीं है।
महंगाई तो अच्छी है ही नहीं, सस्तापन भी ज्यादा अच्छा नहीं है, और 0% से भी नीचे अगर इन्फ्लेशन चली जाए तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। 0% से भी नीचे। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की कंडीशन मैंने आपको डिमांड और सप्लाई के हिसाब से समझाई थी 2 स्लाइड्स पहले। ठीक है, अब इन्फ्लेशन के उल्टा जो डिफ्लेशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा जो पॉलिसी अपनाई जाती है, उसे कहते हैं चीप मनी पॉलिसी। उसे कहते हैं चीप मनी पॉलिसी। और चीप मनी पॉलिसी का मतलब है सस्ती मुद्रा नीति, बिल्कुल सस्ती। यहाँ पे आरबीआई क्या करता है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन को, जो या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको कम करने की बजाय, सॉरी, बढ़ाने की बजाय कम करता है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करता है ताकि लोगों की जेब में, मार्केट में पैसा ज्यादा आए। ठीक है, मार्केट में पैसा ज्यादा आए। पैसा ज्यादा आए तो लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करें, और लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करें तो बाद में लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो फिर से इन्फ्लेशन आएगा, यानी डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ेगा यानी डिफ्लेशन कम हो जाएगा। बिल्कुल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक दूसरे के उल्टे हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे पहले वही समझो कि जब मान लो मैं एसबीआई बैंक से जो लोन लेने गया था, अब 120 रुपए का लोन मेरे को वापस करना था 100 रुपए लेके, तो मैंने लोन नहीं लिया था। वहीं पे अब एसबीआई मुझे ये कह रहा है कि सर आपको 5% पे भी नहीं, मैं हम तो आपको 2% पे ही लोन दे देंगे। ठीक है, अब आप सिर्फ 100 रुपए लोन के लो, और बदले में पैसा यूज करो, और बदले में सिर्फ 102 रुपए देने आपको। ठीक है, तो यही चीजें अपनाती है आरबीआई, जो कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। मुद्रा अपस्फीति या मुद्रास्फीति, कैसे दोनों चीजें कंट्रोल में आती हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। सस्ती मुद्रा नीति, महंगी मुद्रा नीति। ठीक है, चीप मनी, डियर मनी, दोनों ही आरबीआई की मौद्रिक नीति का पार्ट है। तो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टॉपिक था, इट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी मौद्रिक नीति समिति। क्या बोलते हैं इसको? मौद्रिक नीति समिति। 2016 में गठन किया जाता है। 2016 में जो गवर्नर थे, गवर्नर राजीव कुमार, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इनिशियल टारगेट 5 साल के लिए बनाई गई थी, यानी 2021 तक इसको समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इसने बहुत बढ़िया काम किया, इसलिए इसे अभी भी कंटिन्यू किया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी एक वैधानिक बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक बॉडी है। वैधानिक का मतलब आप समझते होंगे, किसी एक्ट के थ्रू बना है, कोई कानून पास किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके थ्रू सेक्शन 45ZL ऑफ आरबीआई रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 45ZL के थ्रू इस बॉडी को बनाया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी दुनिया में कोई नया कंसेप्ट नहीं है जो भारत में लाया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पहले से काम कर रही है। इसकी जो खोज की थी वो मिल्टन फ्राइडमैन ने की थी, जिन्हें 1976 में इसी चीज की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काम करती है, उसके टोटल 6 मेंबर हैं। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स इसकी कमेटी में है। तो टोटल 6 मेंबर्स इसकी कमेटी में है। एक खुद चेयरमैन है, एक डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, एक आरबीआई के अलग से मेंबर्स होते हैं। ये तीनों मेंबर्स जो होंगे वो आरबीआई से ही होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं। लेकिन 3 इनके अलावा जो व्यक्ति होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। दे आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट। एक्स ऑफिशियो का मतलब है अतिरिक्त पदाधिकारी। ठीक है, यानी वो गवर्नमेंट के मेंबर है, लेकिन साथ साथ में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कार्यभार भी वो ही संभालते हैं। तो 3 ऐसे व्यक्ति हैं, तो टोटल 6 व्यक्ति। एक्स ऑफिशियो जो तीनों मेंबर्स हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि तीनों जो मेंबर्स हैं, उनको पहली बात फाइनेंस मिनिस्टर उनको अपॉइंटमेंट देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर उन्हें अपॉइंट करेंगे। उनका कार्यकाल, टेन्योर, टेन्योर का मतलब क्या होता है? कार्यकाल।
उनका जो कार्यकाल है वो सिर्फ 4 साल का होगा और उन्हें एक बार इस कमेटी का मेंबर बनने के बाद दोबारा उस कमेटी का मेंबर नहीं बनाया जाता। नो रीअपॉइंटमेंट। ठीक है? किसी प्रकार की दोबारा कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। फंक्शंस ऑफ एमपीसी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। क्या है फंक्शंस? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? पहला क्या काम है? नंबर 1, इसको काम करना होता है सेट इन्फ्लेशन रेंज। इसको इन्फ्लेशन रेंज सेट करनी है, यानी मुद्रास्फीति दर। देखो मैंने आपको बताया था जब कंडीशन आती है डिफ्लेशन की, ठीक है? जब इन्फ्लेशन 0% से भी नीचे आ जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो बेरोजगारी तो एक समस्या ही है ना। तो ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है? एक इकोनॉमिस्ट थे फिलिप, जिन्होंने फिलिप कर्व बनाया था। ठीक है? उन्होंने क्या कहा था कि जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कम हो जाती है। तो महंगाई बढ़ना फ़ायदेमंद है, लेकिन एक हद तक। और उस हद को कौन सेट करता है? उस हद को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेट करती है। इसीलिए इन्होंने आइडियल रेंज दी है 2 से 6%। यानी अगर महंगाई की दर 2 से 6% तक बढ़ती है, तो वो किसी भी देश के लिए फ़ायदेमंद है और भारत के लिए फ़ायदेमंद रहेगी अगर जो इन्फ्लेशन रेंज है या मुद्रास्फीति दर है, वो 2 से 6% रहती है तो। इसके अलावा पॉलिसी रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीजें जो पॉलिसी रेट्स है, ये फिक्स करने का काम कि कितना परसेंट रेपो रेट होना चाहिए, कितना परसेंट रिवर्स रेपो रेट होना चाहिए, ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फिक्स करती है। इनकी मीटिंग होती है बाय मंथली, हर 2 महीने में एक बार। हर 2 महीने में एक बार इनकी मीटिंग होती है। इस हिसाब से इनको मैक्सिमम साल में 6 बार मीटिंग करनी पड़ती है। लेकिन किसी आपात कारणों की वजह से अगर मान लो ये मीटिंग ना कर पाए, इमरजेंसीज की वजह से, मान लो कोई इमरजेंसी आ गई और ये मीटिंग नहीं कर पाए, तो मिनिमम 4 मीटिंग्स तो इनको फिर भी करनी पड़ती है। मिनिमम 4 मीटिंग्स। ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है, एनडीए के पेपर में, कि मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। चलिए, डिसीजंस बाय मेजॉरिटी। अब इनके टोटल 6 मेंबर्स हैं। ठीक है? 6 मेंबर्स हैं। डिसीजन बाय मेजॉरिटी, हमेशा मेजॉरिटी के साथ डिसीजन होगा। 6 में से 4 व्यक्ति जिस पक्ष में हाँ कहेंगे, वही बात मान ली जाएगी। लेकिन सपोज करो एक सिचुएशन ऐसे आती है कि 3 व्यक्ति किसी बात पे हाँ कहते हैं और 3 व्यक्ति किसी बात पे ना कहते हैं। तो जो कास्टिंग वोट है, कास्टिंग वोट वो चेयरमैन के साथ होगा। यानी जिस साइड चेयरमैन होगा वो जीत जाएगा, कहने का। हालांकि वोट डलेगा, 7वां वोट फिर से डलेगा और वो 7वां वोट चेयरमैन का होगा। चेयरमैन किसको हाँ कहते हैं, किस चीज को ना कहते हैं। डिसीजन जो होते हैं इनके सिर्फ रिटर्न फॉर्म में होते हैं, लिखित रूप में। ऐसा नहीं कि हवाई बातें कर दी, इधर-उधर की बातें करी, सब कुछ इधर है, हाँ, हाँ, चलो भाई आज के काम करते हैं यार, चलो एक सीआरआर बढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। इनकी जितनी भी बातें होती हैं वो सारी रिटर्न फॉर्म में होती हैं, लिखित रूप में। ऐसे ही हवाई बातें नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड करती है इस पे, इकोनॉमी डिपेंड करती है। देश की इकोनॉमी, ग्रोथ, ये सब इन्हीं के डिसीजंस पे डिपेंड करता है। और ये रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को भेजते हैं ताकि गवर्नमेंट भी अपनी अदर फर्दर पॉलिसीज पे काम करे। अब मैं बताता हूं आपको यहाँ पे 2 चीजें। गवर्नमेंट बनाती है फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या बनाती है? फिस्कल पॉलिसी बनाती है, जिसे कहते हैं मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, सॉरी। ठीक है? राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम आरबीआई का है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है जो आरबीआई के लिए काम करती है। ठीक है? अब फिस्कल पॉलिसी से आप समझोगे, देखो इन्होंने तो क्या किया, सीआरआर, एसएलआर वगैरह कंट्रोल कर लिए, बहुत सी चीजें कंट्रोल कर ली। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है,
ये रेपो रेट को कंट्रोल करती है, रिवर्स रेपो रेट को, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स, मतलब इतनी सारे इक्विपमेंट्स आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूज करती है ताकि सबको कंट्रोल कर सके, कुल मिला के इन्फ्लेशन को, महंगाई को बढ़ने से रोका जा सके। और महंगाई को एक बढ़े भी तो एक हद में बढ़े और देश की ग्रोथ हो। ये मॉनेटरी पॉलिसी के पास इतने सारे टूल्स हैं। लेकिन बोले गवर्नमेंट के पास क्या टूल है? तो गवर्नमेंट के पास क्या टूल्स हैं? गवर्नमेंट के पास दुनिया का सबसे बड़ा टूल है, जिसे हम कहते हैं टैक्सेस। ठीक है? यहां में देखिए, मैं आपको गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी समझाना चाहता हूं। फिस्कल पॉलिसी की गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को। गवर्नमेंट खुद कैसे कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगी। सपोज कीजिए मैं 100 रुपए की इनकम कमाता हूं। मैं बार बार एग्जांपल 100 रुपए से लेता हूं क्योंकि समझना आसान, कैलकुलेशन आसान। ठीक है, हमें कंसेप्ट समझना है क्योंकि आज की जो क्लास है एसएससी बैंकिंग, एसएससी बैंक, यूपीएससी, एचसीएस या किसी अदर स्टेट सिविल सर्विसेज, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्फ्लेशन की बात करते हैं। मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूं और मेरी गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको आपकी इनकम का 50% हिस्सा एज अ टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरे इनकम दो हिस्सों में बट गई, एक तो 50 रुपए, एक 50 रुपए, एक 50 रुपए मैंने दे दिया टैक्स के रूप में। अब ये जो बचा 50 रुपया, इसका मैं घर पे ले जाऊंगा, सामान लाऊंगा, बाजार में चीजें खरीदूंगा, यानी डिमांड करूंगा चीजों की। तो डिमांड करूंगा तो सिर्फ डिमांड बढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ 50 रुपए की हद तक, क्योंकि मेरे पास बचे ही 50 रुपए, क्योंकि 50 रुपए तो गवर्नमेंट ने ले लिया टैक्स। अब एक दूसरी सिचुएशन आती है कि गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, आज से जो तारीख है, सपोज करो 1 जनवरी 2023 की बात कर रहा हूं। 1 जनवरी 2023 से गवर्नमेंट बोलती है कि जो टैक्सेस हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेस देने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 20% देने हैं, ना कि 50%। अब 50% टैक्स नहीं लगेगा, 20% टैक्स लगेगा। मेरी तो चांदी हो गई। कैसे चांदी हो गई? मेरी चांदी हो गई, कैसे चांदी हो गई? मैंने जो पहले 50 रुपए टैक्स दिया था, अब मुझे सिर्फ 20 रुपए टैक्स के देने हैं। मेरे पास 70 रुपए, सॉरी 70 नहीं, 80 रुपए, 80 रुपए बच रहे हैं, जिससे मैं डिमांड कर रहा हूं। पहले मैं डिमांड कर रहा था सिर्फ 50 रुपए तक की चीजों की, अब मैं डिमांड कर रहा हूं 80 रुपए तक की चीजों की। तो यानी मैंने डिमांड बढ़ाया। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस को कम किया, जिसकी वजह से लोगों की जेब में पैसा ज्यादा आया। पैसा ज्यादा आया तो लोगों ने डिमांड ज्यादा की, और डिमांड ज्यादा की तो इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई आ जाती है, लोग अपने आप सस्ती चीजें को खरीदना बंद करके महंगी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। तो फाइनली हमारी आज की क्लास इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी खत्म हुई। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी टूल्स हैं, टूल्स ऑफ आरबीआई, जो कंट्रोल करने के लिए, जिनके थ्रू गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को, या कह लो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, इन टूल्स को आगे पढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग प्लस आरबीआई की कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये ये जो वीडियोस है, ये दो वीडियोस आपको एचएसएससी एग्जाम क्रैकर चैनल पे भी मिल जाएंगी, एग्जाम क्रैकर। ठीक है, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा जब तक हम इस टॉपिक पे पहुंच नहीं जाते कंप्लीटली। बाकी हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग और आरबीआई आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पे, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। और कुछ जो हमारे, हम नेक्स्ट क्लास में टूल्स शुरू करने वाले हैं। ठीक है, टूल्स शुरू करने वाले हैं। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। आपके लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने कम। ठीक है, प्लीज सिर्फ आपको एक काम करना है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए इस नंबर पे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।